वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। आपका स्वागत है इस शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं इस शो में। आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर मैंडरस पार्टनर्स के नौशाद पंजवानी। नौशाद जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो, सबसे पहले वडोदरा का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पहले दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। नीरज मोरे है इनका नाम। नीरज नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं नीरज बात कर रहा हूँ वडोदरा से। हाँ जी जी, मेरा सवाल है कि जीएसटी रेट अभी कितना है, 12% है या 8% है? विथ लैंड होता है। हाँ कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। हाँ दूसरा सवाल मेरा ये है कि आने वाले दिनों में अगर 5% होने वाला है, हमने अभी सेल डीड बनवाया नहीं है, हाँ तो क्या हम वेट करें सेल डीड बनवाने के लिए या होगा एक्सपेक्टेड 5%? ओके, हाल फिलहाल में ये कंफ्यूजन काफ़ी रहा है पंजवानी जी, तो ज़रा बताइए दोनों जो इनके सवाल है उसका क्या जवाब है? तो पहला सवाल का जवाब ये है कि रेट जो है वो 12% है फॉर जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है, मगर अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर 8% रेट है। सो कन्फ्यूजन शायद इस लिए होगा आपके माइंड में। बट अगर आपके अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है प्रॉपर्टी तो जनरल रेट 12% होता है। और आपका दूसरा सवाल है कि वेट करें, इसका तो मैं जवाब इस तरह दूंगा कि अगर आप वेट करते रहें किसी एक एक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव न्यूज़ के ऊपर और वो साल 2 साल नहीं आई, तो जो आप अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है वो शायद गवा देंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर रेट अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है और आपने नेगोशिएट अच्छा किया हुआ है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। ओके, चलिए नीरज जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। चलिए, हमारे अगले व्यूअर ने अपना जो सवाल है वो हमें ईमेल के जरिए भेजा है। मुंबई से आदित्य ने अपना सवाल भेजा है। नौशाद जी, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 90 लाख में ठाणे या नवी मुंबई में फ्लैट लेना है। रेडी पोजेशन फ्लैट लें या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन? रेंटल कमाने के लिहाज से कौन सा इलाका बेहतर है? इनके पास धारूहेड़ा में 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, उसे बेचने की राय। तो 2 अलग अलग सवाल है। ठाणे नवी मुंबई, 90 लाख का बजट है। ये जो रेंटल कमाने के लिहाज से पूछ रहे हैं, मतलब निवेश का नजरिया है, तो इन दोनों इलाकों में, क्योंकि ये दोनों इलाके बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं, पनप रहे हैं, इनके बजट में कौन सा फिट होगा? तो आप अगर रेंटल इनकम पर्सपेक्टिव से आप लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से न्यू बॉम्बे जो है वो बेटर एरिया है। उसकी वजह यह है कि उस एरिया में ऑफिसेज बहुत हैं और रेंटल हाउसिंग लेने वाले आमतौर लोग कौन होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके लिए थाने तक आना एक तकलीफ वाली बात होगी। तो रेंटल पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि आप न्यू बॉम्बे में लीजिए। मगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाह रहे हैं, अप्रिसिएशन वगैरह पर्सपेक्टिव से, या आप खुद आगे जाके उस एरिया में रहना चाहते हैं, तो थाना डेफिनेटली एक एस्टैब्लिश्ड सिटी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि थाना मच बेटर एरिया है। और आपका जो बजट है 90 लाख, वो अच्छा खासा बजट है। थाना मेन एरिया में आपको 1 बेडरूम अच्छा खासा मिल जाएगा। आप थोड़ा दूर जाओगे तो 2 बेडरूम में मिल जाएगा, और न्यू बॉम्बे में तो कहीं भी आपको 2 बेडरूम मिल ही सकता है। ओके, चलिए, तो आपके बजट में आपको नवी मुंबई और थाने दोनों में प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। बस आपको यही देखना है कि अगर रेंटल कमाने का इरादा है, आप रखते हैं, तो धारूहेड़ा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो नवी मुंबई है वो एक बेहतर एरिया होगा। इनफैक्ट धारूहेड़ा का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनका सेकंड सवाल उसी से रिलेटेड है। इनके पास प्लॉट है वहाँ पे, तो अब जानना चाह रहे थे कि इसको लेकर रुकना चाहिए या बेच के निकल सकते हैं। तो इसका मैं नहीं जानता कि वो शायद वो बेच के यहाँ थाने में लेने की बात कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट दोनों डिसीजन है। नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है इनके पास, और 90 लाख इनके पास है, पैसा है जो लगाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लीजिए कि वो एरिया जो है वो गुड़गांव से थोड़ा दूर पड़ता है और नीमराना और उस मानेसर एरिया के विस्तार में पड़ता है। वहाँ पे कुछ जॉब्स या इंडस्ट्री पर से नहीं है, तो लोग गुड़गांव या और एरिया से वहाँ रहने के लिए आते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का हब है, अच्छा एरिया उस हिसाब से है। मगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस एरिया में मैंने जो देखा पढ़ा है कि पिछले 4-5 साल में एप्रिसिएशन अच्छा हुआ है। आगे जाके क्या होगा उसका कहना मुश्किल है। मगर आपके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप ये बेच के आप 300 350 वार का
तो करीब जो भी उस एरिया में रेट होगा 15-20 हज़ार यार्ड का जो रेट वहाँ चल रहा है, तो वो अगर आप बेच के कहीं ऑल्टरनेटिव आपको अच्छा मिल रहा है तो सेंस बनता है बेचना, वरना आप बेच के करोगे क्या? एग्जैक्टली। ओके, चलिए अब मुंबई से ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु खनोरे साहब हमारे साथ हैं। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार। सर मैं ये CNBC आवाज का आपका प्रोग्राम हमेशा एपिसोड देखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए ठीक है, ये हम विपिन तक ये बात पहुंचा देंगे डेफिनेटली। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक कल्याण में फ्लैट है रौनक सिटी में। वो मेरा 2 BHK का फ्लैट है और मैं वो बेच के थाने में लेना चाहता हूँ 1 BHK। अच्छा। थाने उन्नति वुड्स में। ओके। उन्होंने फिलहाल 7B का नया प्रोजेक्ट चालू किया है उन्नति वुड्स, थाने आनंद नगर में है वो। राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं अभी बेच के कल्याण का अभी बेच के मैं थाने में लूँ तो मुझे एप्रिसिएशन कल्याण में ज्यादा मिलेगा या थाने में ज्यादा मिलेगा? एक्चुअली मेरा ऑफिस एरोली में है। ओके। तो और मेरे वाइफ का विक्रोली में है, तो अच्छा। वो कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आप ये मैं रहने सोच के रहा लिहाज से पूछ रहे हैं, राइट? रहने के लिहाज से। हाँ, रहने के इलाज से पूछ भी रहा हूँ और आगे जाके एप्रिसिएशन भी अच्छा होगा, वो भी मेरे लिए एक बेनिफिशियल है। ओके, दोनों चीजें ये देख के चल रहे हैं कि मतलब क्लियरली इरादा यही है कि यहाँ पे कुछ सालों रहे, फिर जिस प्रकार से बजट इनका बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो इसको बेच के फिर निकल जाए। तो जिस एरिया में बेचने की बात कर रहे हैं वो कल्याण, तो वो एरिया इटसेल्फ इज बहुत बढ़िया एरिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है। मगर थाने और कल्याण का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। थाने एक एस्टैब्लिश सिटी, एक महानगर बाय इटसेल्फ है, अभी तो स्मार्ट सिटी में भी गिना जाता है। और कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से मुंबई से बहुत ज़्यादा करीब है, कल्याण दूर है। इनफैक्ट इन्होंने ऑफिस की भी जो बात की, एरोली भी पास पड़ेगा, इनकी वाइफ का भी ऑफिस विक्रोली भी पास पड़ेगा। तो हर लिहाज से उनको रहने के लिए थाना अच्छा है। और जैसे थाने मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी लॉन्ग टर्म में थाने एक मच बेटर ऑप्शन है। तो आपका डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं समझता हूँ आपको इस डिसीजन पे अमल करना चाहिए। और चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला तो यहाँ पर बढ़ ही रहा है आगे। वरुण श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। वरुण, हाय। हेलो मैम। क्या सवाल है आपका? ओके मैम, सो मैम बेसिकली मैं पुणे में एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, समवेयर इन द बजट ऑफ 75 लाख। तो मेरे को प्रॉपर्टी जो मैं इंटरेस्टेड था वो मैं मगरपट्टा, खराड़ी एंड वाघोली स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ मैं देख रहा था। तो मैंने खुद से एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की है, रोहन अभिलाषा प्रोजेक्ट जो वाघोली में बेस्ड आउट है। तो मैं उसके रिलेटेड जानना चाहता था कि वो कैसा प्रोजेक्ट है, बिल्डर की कैसी रेपुटेशन है एंड बैकग्राउंड उसके रिलेटेड, क्या ये वर्थ है इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे मैं ये प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए देख रहा हूँ, तो मेरे को जस्ट प्रॉपर्टी के डिटेल्स के बारे में जानना था। ओके, चलिए, ये तो वरुण का सवाल रहा। पुणे से जुड़ा हुआ एक अमर का भी ईमेल है, वो भी ले लेते हैं, तब दोनों सवालों का जवाब साथ में मिल जाएगा। अमर है, उन्होंने सवाल लिख के हमें ईमेल के जरिए कहा है कि पुणे के DS की सुंदरबन में 2 BHK फ्लैट इन्होंने लिया हुआ है इनके पास। क्या इस निवेश में बने रहना चाहिए, निकल जाएं, री इन्वेस्ट करने का मौका कहाँ होगा? पुणे जैसे इलाके में IT डेवलपमेंट हमने जिस तरह से बेंगलोर के बाद ये IT हब बन के निकला है, और हमें तो कितने सवाल आते हैं हिंजेवाड़ी से, वाघोली में निवेश से जुड़े हुए। अब जैसे वरुण ने पूछा कि वो रहने के लिहाज से 75 लाख में इन इलाकों में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्या इस समय 75 लाख में यहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी? इफ़ यस, क्या देखना चाहिए? ठीक है। इनका जो सवाल है वो बहुत कॉमन सा सवाल है कि लोग पुणे में अब इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, कई लोग बाहर से आए हुए हैं। तो मेन चीज़, कब कोई जो घर लेता है उसकी 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो अगर जो रेसिडेंट उस एरिया का पला बड़ा उसी सिटी का हो तो जनरली उनकी चॉइस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनका सोशल सर्कल जो है, फैमिली है या फ्रेंड सर्कल है, उसके इर्द गिर्द उनको घर लेने की एक क्राइटेरिया हो जाती है। इस वजह से वो डिसीजन सही नहीं ले पाते कि कौन सा बेस्ट डिसीजन होता है, कि कौन सा एरिया डेवलप हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से या कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से, जो भी है। मगर जो बाहर से लोग आते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, उनके लिए
ये क्राइटेरिया नहीं होता, उनके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि मेरी ऑफिस इस एरिया में है, और तो उससे वैसे ही रिसर्च करते हैं, वैसे ही रिसर्च करते हैं तो वो भी एक अच्छा क्राइटेरिया है कि अगर वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट अगर जो मिल जाए तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी बेस्ट। अगर जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं कि वाघोली हो या हड़पसर हो या मगरपट्टा है, अमनोरा, उस जो एरिया में है, ये जो एक बहुत ही वेल डेवलप्ड और डेवलपिंग एरिया दोनों कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे ITES ऑफिसेज भी हैं। आप देखें तो उस करीब में रंजनगांव इंडस्ट्रियल एरिया भी है, एजुकेशन हब्स भी हैं, रहने के लिए वहाँ पे बहुत अच्छे सारे मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, उस हिसाब से बहुत वेल डेवलप्ड एरिया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स है उसमें कोई भी अच्छा नाम हैंड पिक कर सकते हैं। सो उस एरिया का एक एडवांटेज मैं ये कहूँगा कि उस एरिया में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर हैं। इनके बजट में तो अगर आप किसी भी पोर्टल पे जाके आप कंपेयर कर लें तो आपको 4-5 प्रोजेक्ट तो यूं ही मिल जाएंगे जो उस बजट में आपको आपने जिस डेवलपर का नाम लिया जो इज़ अ गुड डेवलपर, मगर आपको अगर चॉइस चाहिए तो उसी कैटेगरी के उस एरिया में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके उनकी, या गूगल पे चेक कर सकते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स क्या है, प्रोजेक्ट डिलीवरी का उनका शेड्यूल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, लिटिगेशन का, या करंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या ना हो। तो ये सब चीज़ें आज नेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है और इतना तो करना चाहिए। इसके अलावा जो रेरा के रहते अब जो मैंडेटरी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो अपलोड होती है ये भी आपको देखनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन करके थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग कि आपको डेफिनेटली एक अच्छे डेवलपर और रेप्यूटेड डेवलपर जिसकी करंट सिचुएशन अच्छी हो, बिकॉज डेवलपर का हमने देखा है जो 2-4 साल पहले अच्छे डेवलपर थे उनको आज कुछ तकलीफ होने की वजह से काफी बड़े बड़े नाम हैं, वो भी यहाँ पर खटाई में पड़ गए। अच्छा, ये जो अमर ने प्रोजेक्ट लिया है अमनोरा मॉल के पास, ये इलाका क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 2 BHK फ्लैट खरीद लिया है यहाँ पे, क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे कि इस इलाके से निकले या यहाँ निवेश ठीक ही है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है इस एरिया में। अमनोरा इटसेल्फ बहुत अच्छा डेवलपर है और आगे जाके भी उनके प्लान्स जो हैं और भी फेजेस जो लॉन्च कर रहे हैं और जो कर रहे हैं काफी बड़े हैं, बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा एरिया भी है रहने के पड़े। थोड़ा सा ट्रैफिक सिचुएशन उस एरिया में बिकॉज ऑफ द मॉल एंड ऑल दैट होता है, बट रहने के लिए बहुत अच्छा एरिया। कनेक्टिविटी परस्पेक्टिव से आप देखें, एयरपोर्ट देखें या इस तरफ कल्याणी नगर एंड कोरेगांव पार्क, विच इज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि वरुण और अमर दोनों, आप दोनों को अपने सवालों के जवाब मिले हैं। वरुण, जैसे कि नौशाद साहब ने मेंशन किया कि आपका जो बजट है उसमें आपको कुछ बहुत ही अच्छे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स है उसमें निवेश करने का मौका मगरपट्टा या वाघोली दोनों जगहों में मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट विद दैट। एंड अमर जी, यस, आप उस इलाके में बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं, आगे जाके उसमें और बेहतरीन अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो गुड लक टू यू एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, अब एक सवाल हमें ईमेल के जरिए आया है, गांधीनगर से अग्निकांत जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। नौशाद जी, 25 लाख में नायगांव में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है 23 लाख में, रेडी पोजेशन 1 BHK, 5 साल तक निवेश में बने रहना चाहते हैं, बाद में खुद यहाँ पर रहने का इरादा है। नायगांव एज अ स्पेस कैसा लग रहा है? ली हुई है यहाँ पर प्रॉपर्टी, 5 साल तक पैसा होल्ड करके वहाँ रखना चाहते हैं, फिर जो कमाई फिर उसके बाद रहेंगे वहाँ पे, कैसा लग रहा है? सो नायगांव जो है एक एस्टैब्लिश्ड सबब है मुंबई का, विरार वसई के बहुत पहले पड़ता है और बोरीवली के बाद बीच में दोनों के आता है। तो इस हिसाब से ये एक एस्टैब्लिश्ड, जिनको मुंबई के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको मुंबई के बाहर जाना है, तो एक नेचुरल चॉइस है मीरा रोड नायगांव उस एरिया में जो है। बट जहाँ तक उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। जैसे आप देखें इस तरफ कहीं एयरपोर्ट आ रहा है, कहीं मेट्रो आ रहे हैं, कहीं हाईवेज फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं कोस्टल रोड्स बन रहे हैं। इस एरिया में एक्सेप्ट फॉर द ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी कोई नया डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। तो आप उस एरिया में जाइए, आप उस एरिया में घूमिए, देखिए। अगर आपको
हाल सिचुएशन में अगर वो विस्तार अच्छा लगता है, वो लोकेलिटी अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से 5 साल के बाद भी करीब करीब वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रहने का सोच रहे हैं। तो आज के तारीख में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, शॉपिंग, वेल कंटेंट एरिया है, बट कोई एम्प्लॉयमेंट करीब में नहीं है, आपको फिर भी एम्प्लॉयमेंट के लिए और एरियाओं में जाना, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, आपको कन्वीनियंस आज के तारीख में अगर अच्छा लग रहा है तो 5 साल के बाद भी मैं समझता हूँ करीब करीब ऐसी ही सिचुएशन रहने वाली है। चलिए, अब हमारे साथ नवी मुंबई से फिरोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। फिरोज, हाय, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। यू वेलकम। जी मैं 1 BHK देख रहा हूँ नियर तलोजा फेज 2। अच्छा। मेरा बजट है 35 लाख और 8 इंडिविजुअल्स के लिए चाहिए और रहने के लिए। और मैंने एक प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है LK एक्सोटिका, रेडी टू मूव है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, कैसा रहेगा लोकेशन और प्राइस के लिए बराबर है क्या ये? तो फिरोज, जस्ट एक मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं रहने के लिए और एक प्रॉपर्टी उसी एरिया में देख रहे हैं निवेश के लिए? नो, रहने के लिए देख रहा हूँ मैं, ओनली 1 प्रॉपर्टी। ओके, रहने के लिए ही देख रहे हैं। कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि रहना चाहते हैं और उसमें निवेश के लिहाज से भी उसे देख रहे हैं कि शिफ्ट करें। तो चलिए, ये जो एरिया ही है तलोजा का एरिया, कैसा दिखाई दे रहा है? तलोजा एरिया हिस्टोरिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है और अब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहीं बन रही हैं। उसके अलावा जो नया एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है जहां आने वाला, उस वजह से थोड़ा सा एक्साइटमेंट और उस एरिया से लगा हुआ है। ट्रेन कनेक्टिविटीज़ उस एरिया की अच्छी हो रही है और रोड कनेक्टिविटी वैसे हाईवेज जो वाइडन हो रहे हैं उस हिसाब से जो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तलोजा एरिया रहने के लिए है, जो भी है। इन्वेस्टमेंट पर ये सारे जितने एयरपोर्ट हैं या ट्रेन हैं या जो, ये सब जब कंप्लीट होंगे, जैसे हम खुद जानते हैं कि एयरपोर्ट का कई सालों से बढ़ रही है, तो उस वक्त उसका एडवांटेज मिलेगा। मैं ये नहीं समझता कि प्राइस का, बिकॉज जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि अनाउंसमेंट जब आती है तभी प्राइस में करेक्शन आ जाता है, वैसे एयरपोर्ट की जैसे अनाउंसमेंट आई है उस एरिया के प्राइस में बिल्ट इन हो गया है। तो मैं नहीं समझ, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। इस एरिया का डिसएडवांटेज कहूँगा कि यहाँ पे कोई एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स नहीं है, तो थोड़ा सा रिसर्च उनको करने की ज़रूरत है। लोकल डेवलपर्स हैं, अच्छे भी हैं, मगर जस्ट प्रोजेक्ट को देख के या पैम्फलेट को देख के सिर्फ ल्योर ना हो जाए, R&D करने की जरूरत R&D बहुत करने की जरूरत है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि फिरोज, ये जो 35 लाख का इनका बजट है, क्या तलोजा के आसपास कोई बेहतर इलाका या कोई बेटर एरिया या सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो इस इलाके से थोड़ा और बेहतर हो, क्योंकि निवेश का भी नजरिया है? तो दोनों चीज में कॉम्प्रोमाइज, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज होगी, किसी में होगा। अगर तलोजा के उनको रहने का इरादा है और वहीं उनका कोई एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ है आज का, तो वहाँ पे रहना उनके लिए एक कन्वीनियंस है। उसको छोड़ के अगर किसी और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उंदरी या किसी और एरिया में जा रहे हैं, तो उनको जो एस्टैब्लिश्ड डेवलप्ड मार्केट जो रहने के लिए हैं, शॉपिंग हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, शायद उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, बट अदरवाइज ऑप्शंस तो मिल जाएंगे अगर वो चूज़ करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट का और रहने का अक्सर हमने देखा कि कॉम्प्रोमाइज, आप तलोजा छोड़िए, मुंबई के अंदर भी हम कई बार ये कर जाते हैं कि बहुत छोटे घर ले लेते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग में ले लेते हैं। तो वही प्रायोरिटी की बात है कि आपके पास बजट है, क्या उसको आप एक्सपैंड या स्क्वीज कर सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली आप किस प्रकार से रहना चाहते हैं, कितना ट्रैवल कर सकते हैं, करना चाहते हैं। और 35 लाख इतना भी वो बजट नहीं है कि आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को मिल चुके हैं उनके सभी सवालों के जवाब। नौशाद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी। बस आपको इतना करना है कि अपना सवाल हमें ईमेल करिए pg@moneycontrol.com पर। आप उसमें अपना पता, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।